जज लोहिया हत्या या मृत्यु। रवि भवन के कर्मचारी का आधिकारिक बयान और सरकारी कामों से नागपुर आने का जज लोहिया की जानकारी छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। जज लोहिया मृत्यु प्रकरण में सतीश उके ने किया बड़ा खुलासा। जज लोहिया नागपुर निजी काम से नहीं बल्कि सरकारी काम से आए थे। रवि भवन में नहीं ठहरे थे जज लोहिया। रवि भवन के कर्मचारी का आधिकारिक बयान छुपाया गया। अधिवक्ता सतीश उके ने खोले जज लोहिया के मृत्यु प्रकरण के कई राज। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे स्टूडियो में है सतीश उके। आज इनने एक पत्रकार परिषद दी है, जिस पत्रकार परिषद में इनने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किए, जबकि कल ही संजय राउत खासदार ने मुंबई में पत्रकार परिषद में कहा था कि मैं आने वाले समय पे यानी आज से ही कोई बड़े खुलासे बीजेपी के खिलाफ में कर सकते हैं। लेकिन आज नागपुर शहर में सतीश उके ने पत्रकार परिषद लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया, जो थे विशेष लोहिया, जिनकी नागपुर में डेथ हो गई थी, जिसको उस समय सरकार थी जो बीजेपी की, उन्होंने ये कहा था ये इनकी डेथ के पीछे में कुछ ना कुछ पॉइजन खाने से हुई या उनको अटैक आने से हुई थी। ये दो मुद्दे रखे गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक के नहीं आया। लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सतीश उके ने पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए उन्हीं से सुन ले। वकील साहब, पहले आपका नमस्कार, हमारे स्टूडियो में है। आप बताएं, पत्रकार परिषद लिए, उस पत्रकार परिषद में आप विजय लोहिया का प्रकरण आपने ओपन किए। उस समय बीजेपी में हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। आपने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उस समय उनकी जो डेथ हुई वो एक सोची समझी साजिश के द्वारा उनकी डेथ उनकी हत्या की गई, ऐसे आपका आरोप है। और उस प्रकरण को पूरा डेथ को यानी मर्ज दाखिल करवाया गया। इसके पीछे में क्या कारण हो सकता है, और आपने आज पत्रकार परिषद में उसका भी खुलासा कर दिया। आज की पत्रकार परिषद जो हमने ली थी, महाराष्ट्र में सन 2012-2013 से देवेंद्र फडणवीस गिरोह ने एक गुप्तचरों का संगठन बनाया है। वो गुप्तचरों का संगठन जिस प्रकार के कार्य करता है, वो उसमें सबसे पहला जो कृत्य था 2012-13 में, तो उन्होंने जो भी इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना शुरू करवाया। बहुत सारे लोगों के खिलाफ में इजरायली स्पाईवेयर इलीगली इस्तेमाल किए। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। और 2014 के इसमें जो जज लोहिया साहब का नागपुर में डेथ हुई, उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री थे। गृह खाता उनके तरफ में था, गृह मंत्री भी थे, उनके तरफ में विधि व न्याय विभाग भी था। तो उस वक्त में दिल्ली के एक बहुत बड़े यानी देश के 2 नंबर के मुखिया को अगले पीएम पद के रास्ते से हटाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने जो साजिश रची, उनके गुप्तचर यंत्राओं ने जो षड्यंत्र रचा, उसमें जज लोहिया साहब की बलि दी गई। जज लोहिया साहब का उसमें मर्डर हुआ। ये करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के हाथ के नीचे जो विधि व न्याय विभाग था, उसके द्वारा जज लोहिया साहब को नागपुर में सरकारी काम के लिए बुलाया गया। विधि व न्याय विभाग का लेटर जो है वो मेरे पास में है, जो जज लोहिया साहब ने उसकी कॉपी उस वक्त ने हमको डिजिटल कॉपी दी थी, वो कॉपी हमने आपको दे चुके हैं आज उसकी दूसरी कॉपी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में उनको न्यूक्लियर आइसोटोप का एक्सेसिव डोज होने के कारण उनकी तुरंत डेथ हो गई और वो रवि भवन कभी भी गए नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक गृह मंत्री रहने के कारण, विधि विभाग के मंत्री रहने के कारण, इन्होंने तुरंत वो जो लेटर की फाइल थी विधि व न्याय विभाग की, जिसके अंतर्गत जज लोहिया साहब नागपुर में सरकारी काम से आए थे महाराष्ट्र स्टेट के, वो फाइल डिस्ट्रॉय करवा दी। वो पुलिस के हाथ में नहीं लगने दी। और पुलिस ने अगले तफ्तीश में वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट थे तिलक, वो तिलक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तिलक ने बताया कि उस दिन वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2:30 बजे तक थे। वहाँ पे उनके ड्यूटी के वक्त में कोई भी अफसर रवि भवन में आया नहीं। तो इसमें से एक बात स्पष्ट होती है कि जज लोहिया साहब नागपुर में कोई भी शादी प्रोग्राम के लिए नहीं आए थे और वो रवि भवन कहीं भी आए नहीं। जज लोहिया साहब ये महाराष्ट्र स्टेट के सरकारी काम के लिए ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी करके आए। उनको देवेंद्र फडणवीस के खाता जो है विधि व न्याय विभाग उसने बुलाया, उसका सबूत आपके सामने हमने दिया है। और वो रवि भवन में उनकी डेथ नहीं हुई, और उनकी डेथ रात में करीब 12 बजे हुई। और ये चीज़ें जो है ये पुलिस स्टेशन सीताबर्डी के स्टेशन डायरी से दिखाई पड़ती है। वहाँ पे PSI मुंडे जो है वो थे, वो रात में 12 बजे वहाँ से निकले स्टेशन डायरी को भी छोड़कर, जो दूसरे दिन सुबह
वहाँ पे लौटे और फिर उसके थोड़ी देर के बाद में उन्होंने जज लोया साहब का मर्ग समरी रिकॉर्ड की। और जो रात में 12 बजे उनके साथ में कांस्टेबल गया था, वो दोपहर में 12 बजे सारा मेडिकल का सारी की सारी फॉर्मेलिटी करके, पीएम की फॉर्मेलिटी करके वापस आया। ये रात में 12 बजे हो चुकी थी। और उनका जो पीएम के लिए जो विसेरा फॉर्म गया, वो विसेरा जो गया वो दूसरे डेड बॉडी का गया, क्योंकि पीएम के लिए जो विसेरा गया उसकी जो डिटेल्स है वो फॉर्म और पोस्टमार्टम फॉर्म मैच नहीं होता, दोनों की डेड बॉडी अलग अलग है। तो इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने ये मर्डर को पचाया, और खास इसलिए कि वो देश के जो 2 नंबर के जो इंसान हैं अमित शाह, इनको हटा के वो अगले नेक्स्ट पीएम बन सके, उसके पीछे का षड्यंत्र था। ये जो है ये उनकी गुप्तचर संगठनों ने काम किया। ये गुप्तचर संगठनों ने बाद में फिर मेरे ऑफिस के ऊपर में 10,000 किलो का लोहा आके गिरा, उसके अंदर में मेरी जान जाते जाते बची। फिर मेरे खिलाफ में बहुत सारे षड्यंत्र रचे। अभी वो फिलहाल उनके देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में जो भी पेंडिंग केसेस है उसमें उनके खिलाफ में कार्रवाई न हो, उनको सजा न हो, इसलिए अभी वो पुलिस को, नागपुर पुलिस के ऊपर में दबाव डाल के मेरे खिलाफ में झूठी काम कर रहे हैं। और उसमें से एक गुप्तचर अभी एक एफआईआर में जो हमारे खिलाफ में रजिस्टर की गई थी मेरे भाई के खिलाफ में, उसमें वो गुप्तचर का जिक्र आया है। अभी वो गुप्तचर ऑन रिकॉर्ड आया है। ये गुप्तचर के माध्यम से वो पूरी गुप्तचर संगठन पकड़ी जा सकती है जो जज लोया साहब के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व थी। सर ये आपका कहना है जज लोहिया के समय वो अकेले आए थे कि उस समय उनके साथ में आपने जो लेटर दिए प्रशासन के तरफ से जो उनको यहाँ पर भेजा गया था सरकारी काम के लिए, उस समय उनके साथ में विनय जोशी करके भी आए थे? ये विनय जोशी साहब जो है ये भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके आए थे महाराष्ट्र स्टेट के विधि व न्याय विभाग के बुलावे पर, और वो लेटर में उनका भी नाम है। तो ये बात अभी ये विनय जोशी साहब जो है ये मुंबई उच्च न्यायालय के जज है, और उनके सामने ये मामला, ये पेपर जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये पेपर उनके सामने गया था। ये मामला हमारे जूनियर है, हमारे सरकारी एडवोकेट अभियान बारात थे, उन्होंने पीआईएल फाइल की इस मामले में फ्रॉड ऑन कोर्ट के ऊपर में, कि ये जो पेपर है जज लोया साहब नागपुर में सरकारी काम के लिए आए थे और तिलक नारायण ने दिया हुआ स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने न जाते हुए देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कुछ स्पेशल वकील लगाकर, जिनको 11 करोड़ से ज्यादा उसमें फीस देकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जानकारी छुपा के रखी और इसमें तफ्तीश नहीं होने दी। ये सारे के लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। तो ये फ्रॉड ऑन कोर्ट जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के साथ में और हाईकोर्ट के साथ में, ये चीज को उजागर करने के लिए एडवोकेट अभियान बाराती ने एक पीआईएल फाइल की। तो ये पीआईएल विनय जोशी मैं भाई को बता रहा हूं, ये पीआईएल जो है ये जस्टिस विनय जोशी साहब के साथ सामने गई थी। तो जस्टिस विनय जोशी साहब ने ये लेटर देख के ये पीआईएल को नॉट बिफोर भी किया, यानी सीधे तरीके पे जस्टिस विनय जोशी साहब ने ये चीज को सही माना है कि ये चीज के वो इस लेटर के हिसाब से वो आए थे, वो जज लोया साहब के साथ में थे। लेकिन जज लोया साहब, विनय जोशी साहब का कोई भी स्टेटमेंट उस वक्त में पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया। ये फाइल डिस्ट्रॉय कर डाली। पुलिस स्टेशन की स्टेशन डायरी जो है उसके ऊपर में वो दिखाई पड़ता है, बहुत सारे पेपर मैनिपुलेट किए, और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी। तो जस्टिस विनय जोशी साहब को इस मामले में छुपाया गया देवेंद्र फडणवीस के सरकार द्वारा। आपने तो अभी विनय जोशी का खुलासा कर दिया कि भाई उस समय उनके साथ में जज लोहिया के साथ में विनय जोशी आए थे। तो ये मुद्दा अभी सरकार तो बीजेपी की नहीं है, अभी सरकार है, आघाड़ी की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना की सरकार है। तो ये लोग इस विषय को सामने क्यों नहीं ला रहे, ये बताइए। दूसरी बात और एक है कि आपको सब पता है कि जिस तरीके से आप बता रहे, जैसे आपको पूरी जानकारी है कि 12 बजे उनकी डेथ हुई है, 12 बजे वो रवि भवन में नहीं थे, तो फिर कहाँ थे वो भी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आज जो पत्रकार परिषद आपने लिए उसमें खुलासा ये भी होना चाहिए कि उस समय लोहिया साहब कहाँ थे और उस समय जोशी भी कहाँ थे, इनका भी कुछ खुलासा आप बताइए। ये जो जानकारी आप पूछ रहे हैं कि उस वक्त में जज लोया साहब कहाँ थे, जस्टिस विनय जोशी कहाँ थे, ये जो बातें हैं हमको पता है, लेकिन हम आपको मीडिया के सामने बता नहीं सकते, क्योंकि इस कारण जो बचे कुछ एविडेंसेस है ये देवेंद्र की जो गुप्तचर है उसको डिस्ट्रॉय कर डालेंगे, इसलिए उसको बताना मुनासिब नहीं है। योग्य सही समय पर ये बात को भी हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बात रही बात, ये सरकार उसके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में हमारे जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख साहब, उन्होंने इस मामले में ध्यान डाला था। 50% से ज़्यादा काम हो चुका था, और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस के कई मामलों में देवेंद्र फडणवीस के जो साथीदार है, खास करके धर्माराम ने जिसने स्टैम्प पेपर घोटाला किया है, उसके बाद में फिर और कई मामले हैं, कम से कम 12 मामले थे, 1 दर्जन मामले थे, जिसमें अगर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है तो देवेंद्र फडणवीस जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये मामलों में अनिल देशमुख साहब ने ध्यान डालना शुरू कर दिए थे। ये बात कुछ गुप्तचरों द्वारा बाहर फूट गई और अनिल देशमुख साहब को फंसाया गया, और इस कारण ये मामला बड़ा
भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 50% काम अनिल देशमुख गृह मंत्री थे। जब गृह मंत्री का काम ही है कि जो खुलासा करना है नागपुर शहर में या महाराष्ट्र में जो भी प्रकरण दबे उनको खुलासा करना, अगर वो खुलासा कर रहे थे पुराने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का, उसके बाद भी उन्हीं अनिल देशमुख के ऊपर में ईडी की कार्रवाई होती है। यानी इसका मतलब आपका कहने का उनके ऊपर जो ईडी की कार्रवाई वो भी सोची समझी साजिश है। जैसे आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ छोटे छोटे गुने दाखिल कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपका कहने की ये सब देवेंद्र फडणवीस कर रहा है। जी, ये साजिश पूरी की पूरी देवेंद्र फडणवीस की है। और देवेंद्र फडणवीस की सिर्फ स्टेट में साजिश नहीं, तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुखिया है उसमें उसके 2 नंबर के खिलाफ में भी उन्होंने साजिश की थी। हमने एक फोन कॉल जो हमने रिकॉर्ड करके हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिखाया था कि उसमें कहना था कि ये जो पिटिशंस है जज लोया के मामले में, इसमें अमित शाह जी के ऊपर में आरोप किए गए थे झूठे, तो ये पिटिशन किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है। ये मैसेज जो है देवेंद्र फडणवीस के खास लोगों से पिटिशनर्स को आए थे, उन्होंने हमको बताया, वो कॉल हमने रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने दी थी। और इस पे से दिख पड़ता है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि ये मामला जज लोया का मामला मीडिया के सामने आए, उसमें अमित शाह जी की छवि खराब हो, ताकि अगले पीएम करके उनका पत्ता कट के देवेंद्र फडणवीस से खुद को अगला पीएम प्रोजेक्ट कर पाए और वो वहां तक पहुंच पाए। ये उनका षड्यंत्र था। ऐसी जो है वो उसमें से निष्कर्ष निकला था। और अभी उसी दृष्टि से वो स्टेट के ऑफिसर्स पे, स्टेट मशीनरी पे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके ऊपर में प्रेशर डाल के इसी तरीके के धंधे अभी भी उनके शुरू है। और इसीलिए उन्होंने जब अनिल देशमुख साहब ने इस मामले में ध्यान डाला, तो अनिल देशमुख साहब को वो किसने षड्यंत्र करके फंसाया, पूरे स्टेट को पता है। नहीं, अनिल देशमुख के गृह मंत्री थे। जब गृह मंत्री जैसे इंसान को जो आज बड़े लेवल पे है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनको फंसाया जाता है ईडी के इसमें। यानी इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस जो आज माझी उस समय गृह मंत्री थे, उनकी आज पावरफुल है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अपने आघाड़ी सरकार से अच्छी मजबूत उसकी पकड़ आज भी नजर आ रही है। ऐसे नहीं, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात है, इसके ऊपर में मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। कैसी है कि आघाड़ी सरकार में जितने भी लोग हैं ये षड्यंत्रकारी नहीं थे ना है, और इतने कुटिल लोग नहीं है कि जितने हरकत उनके साथ में हुई। तो उनको ये जो है वो पुराने जमाने के अच्छी ख्यालात के लोग हैं सरकार में, जो ज्यादा कुटिलता नहीं करते हैं। ये नई जो सोच है कुटिलता की, ये कुटिलता की सोच ही का जन्म ही देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद के हिसाब से आज हमारे साथ आप बैठे स्टूडियो में, अनिल देशमुख पर भी जो आरोप है कि भैया आरोप जो लगाए है, आज करोड़ों रुपए का उन पर घोटाले का आरोप लगाया गया उनने, लेकिन और वो आरोप लगाया और उनके आज भी वो अंदर है। लेकिन आपका कहना है, मेरा कहना है कि आज भी देवेंद्र फडणवीस की पकड़ है। इसका मतलब जब उनके पीछे में उन्हें पूरे शरीर, और आपने दूसरा और एक और एक बात है कि आपने एक और एक सवाल आपने बोले कि देवेंद्र फडणवीस को आज कहीं ना कहीं दिल्ली लेवल पे बैठने की इच्छुक थे वो, बराबर है जी। तो उनके पहले तो नागपुर शहर में गडकरी साहब भी है। गडकरी साहब के केंद्रीय मंत्री है, फडणवीस साहब को अगले पीएम बनने के सपने दिख रहे हैं। ये दोनों में का फर्क है। और सत्ता के लिए कटकारस्थान रचना, अभी तक गडकरी साहब के बारे में मेरे को सुना ही नहीं आया। सीधी बात मैं कहता हूँ, मैं उनके फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फडणवीस साहब ने जिस तरीके से पंकजा मुंडे, वो दूसरे जो है अपने ये अपने जलगांव वाले साहब, उसके बाद में कितने लोगों के पीठ में इन्होंने खंजर डाले। रामानी और देवेंद्र फडणवीस के क्या संबंध है, जो आप हमेशा आज पत्रकार परिषद में रामानी का बहुत मुद्दा उठाए और रामानी ने ऐसा किया, रामानी की वजह से कुछ प्रॉपर्टी के प्रकरण सामने है, तो रामानी और देवेंद्र फडणवीस के क्या संबंध है? ऐसी है कि 2005 के पहले से जब देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं थे, वो एक सादे आमदार थे, उस वक्त में रामानी ये उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनके पॉलिटिक्स के लिए पैसे खर्चा करता था, अखबारों में इश्तिहार देता था, उसके लिए स्पॉन्सर रामानी रहता था। और दूसरी मुन्ना यादव जो है उनका नजदीकी दोस्त है, तो मुन्ना यादव ने तो रामानी को एक प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक जिंदा स्त्री का मृत का सर्टिफिकेट भी दे दिया था, जिसके कारण रामानी के ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हुआ, मुन्ना यादव उसमें बच गया। उसके बाद में मुन्ना यादव ने तो देवेंद्र फडणवीस के नजदीक है। हाँ, तो उसी तरीके से रामानी नजदीक है। तो उसके बाद में इनके जो हर कई सामाजिक कार्यक्रमों में रामानी को देवेंद्र फडणवीस ने बगल में बिठाया। उसके जब ये मुख्यमंत्री बने तो उसके लड़की को शहर कार्यकारिणी में, भाजपा कार्यकारिणी में पद दिया, और उसने अपने कमाई के सारे पैसे जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के, उसमें से बहुत सारे पैसे जो है, बहुत सारा हिस्सा देवेंद्र फडणवीस साहब के पॉलिटिक्स पे खर्चा किया। तो इस कारण
रामानी जो है देवेंद्र रामानी फडणवीस की अपने लड़की नजदीक है, है। क्योंकि मुन्ना यादव और रामानी दोनों विषय आए थे, इसलिए मैंने रामानी की लड़की को अच्छे पद पे बिठाया। जी। अब मेरे ये बताइए, आज के दूसरा एक मुद्दा है कि देवेंद्र फडणवीस के ही वजह से आप लोगों के ऊपर में गुना दाखिल हो रहा है। तो मेरे को बताइए ऐसा क्या है कि देवेंद्र फडणवीस आप लोगों को इतना एकदम टकराव जैसा चल रहा है कि आपके ये मसले जो है बाकी के उसके घोटाले सामने नहीं आने को ना, इसलिए देवेंद्र फडणवीस अपने गुप्तचर टीमों द्वारा पुलिस के ऊपर में दबाव डाल के इस तरीके की हरकत कर रहा है। अभी हिंगना का जो एफआईआर है उसमें भी गुप्त बातमीदार ये वर्ड है। ये गुप्त बातमीदार जो है इसको हम 2013 से ढूंढ रहे हैं, ये सर्कल हमको कहीं ना कहीं कागज पे पकड़ा है। ये अभी पकड़ा गया कि गुप्त बातमीदार, यानी हमारे ऊपर में इतना सर्विलेंस कि आप हम कहां पे कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, हमारे पास में कौन मैसेज लेके आ रहा है, क्या मैसेज लेकर आ रहा है, उसके ऊपर में यानी राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये बहाने से कम ये बहाने से देवेंद्र फडणवीस का ये जो गुप्तचर संगठन है हिंगना का क्या ये पकड़ा गया। हिंगना का प्रकरण और वो एक गुप्त जो प्रकरण, आप गुप्त वाले जो लोग बोल रहे हैं ना, ये आपका कहना है आपके पीछे जो लोग लगे हैं गुप्त हैं, आपके पीछे घूम रहे हैं, आपको देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के लोग। और हिंगना का क्या प्रकरण, हिंगना के प्रकरण को लेके ही सब ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, आपके गुने दाखिल हो रहे हैं? नहीं, ये प्रकरण जो है बेसिकली आज से 4 महीने पहले में हमको पता चला था कि इस तरीके के फर्जी शिकायतें हमारे खिलाफ होने वाली हैं। उसकी हमने शासन को समय समय पे जानकारी दी थी, इवन कोर्ट में भी रिकॉर्ड हमने फाइल करके रखा है और ये चीज को हमने कोर्ट में एग्जिबिट करा के रखा है और इसके पीछे कौन है ये भी सारी चीजें हमने एडवांस में कोर्ट को बता के रखी है। और उसी तरीके से ये सारे हुए। अब बात रही कि जब 2 मामले फर्जी मामले रजिस्टर किए गए जिसमें ऑलरेडी 2008 में हाईकोर्ट का जजमेंट है कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं, जिसमें ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, वो सारी चीजें शुबा के फर्जी एफआईआर रजिस्टर किए गए। ब्रेक के बाद में हमारे सतीश शुक्ला जो हमेशा ही कांग्रेस के फेवर में ही केस लड़ते हैं और जिसके कारण हो सकता कि बीजेपी वाले उनके ऊपर में आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और केसेस उनके बड़े भाई पे लगाए जा रहे हैं। उनके ऊपर एक महिला का भी प्रकरण केस दाखिल किया था सतीश शुक्ला पे। इसके ऊपर में हम ब्रेक के बाद फिर हम सतीश शुक्ला जी से पूछेंगे कि जो इनके ऊपर में नागपुर शहर में जो कोई विषय नहीं है तो भी इनके ऊपर में छोटे छोटे आरोप लगाए गए थे, इनके ऊपर में, इनके भाई के ऊपर में भी, ठीक है वो तो एक विषय अलग हो गया। लेकिन एक बात मेरे को बताइए, आज देवेंद्र फडणवीस अमित शाह की जगह ले सकता क्या? और आप बोल रहे हैं वो ले सकता, तो कैसे ले सकता और आपके पास पुरावे क्या है? इसके लिए कैसी है कि ये जो सवाल है ये सही में सीरियस सवाल है और ये जो इतना आसान नहीं है कि हम गली में ये चीज को सवाल को डील कर पाए, क्योंकि नेशनल लेवल का मुद्दा है। जिस वक्त में जज लोया साहब की पिटीशन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई थी सारे हाईकोर्ट से, उस वक्त में ये एक पिटिशनर जो है सूरज लोरगे ये हमारे पास में था। तब सूरज लोरगे ने जो हमें फोन करके बताया कि उसको देवेंद्र फडणवीस के जो लोग हैं उसमें खास करके संघ के जो भैया जी जोशी है उनके तरफ से खास इंस्ट्रक्शन थे कि ये पिटीशन किसी भी तरीके से डिसमिस नहीं होनी चाहिए, ये पिटीशन वापस नहीं लेना, ये पिटीशन आगे बढ़नी चाहिए। और इसमें उनका इंटेंशन था कि इसमें अमित शाह टारगेट हो, अमित शाह जी टारगेट हो और अमित शाह जी इतने टारगेटेड हो कि ये पॉलिटिक्स से बाहर चले जाए। और ये सारी योजना जो थी ये देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से थी और देवेंद्र फडणवीस ने इस तरीके से सबूत उस वक्त में सरकार में प्लांट करके रखे थे कि सारा का सारा शक और सारी की सारी डायरेक्शन जो है अमित शाह की तरफ में जाए, क्योंकि जज लोया जो है वो ये अमित शाह की केस चला रहे थे। अब अमित शाह जी का और उनका क्या हुआ था नहीं हुआ था इस बारे में मुझे हाँ या ना में कुछ भी जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की जानकारी है। और देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से ये सारे प्रूफ प्लांट किए थे ताकि बार बार निशाना जो है वो अमित शाह जी की तरफ में जाए, और उसी लिए भैया जी जोशी ने उसमें के एक पिटिशनर सूरज लोरगे को फोन करके बोला था कि इसमें किसी भी तरीके से ये मामला शांत नहीं होना चाहिए, ये मामला आगे बढ़ना चाहिए और ये अंतिम तौर तक जाना चाहिए ताकि जेने करके अमित शाह का नाम उसमें आए। ये फोन कॉल हमने रिकॉर्ड की थी, ये प्री प्लानिंग थी, प्री प्लान थी ये, और इसमें अमित शाह को फंसाने की प्लानिंग थी ऐसी। और ये मुद्दा उस समय गरमाया भी था कि अमित शाह की ये केस के बारे में लोहिया के पास में केस है जिसमें अमित शाह को सजा हो सकती, इसलिए अमित शाह ने ये उनको नागपुर के रवि भवन में उनकी हत्या कराई। ऐसे उस समय मुद्दा गरमाया भी था। लेकिन मेडिकल में जब पता चला कि इसकी हत्या नहीं की गई है, कोई पॉइजन नहीं खिलाया गया, एक मर्ज दाखिल किया है, उनको अटैक आने से उनकी हत्या हुई करके, तो इसमें मेरे को बताया इसमें तो कोई देवेंद्र फडणवीस का कहाँ से उसमें एकदम से आ रही है, उनके ऊपर में अटैक हो रहा है, अमित शाह पे ऐसे रचना प्लानिंग करके उनके ऊपर में ये कर रहे हैं। हाँ। तो इसका भी थोड़ा खुलासा। अब देखिए कैसी है कि जहाँ पे पुलिस स्टेशन की हद में रात में 12 बजे के आसपास ये मौत हुई या ये मौत लाई गई,
वो पुलिस स्टेशन बर्डी की स्टेशनरी आप देखिए, वो स्टेशनरी में सारे सबूत उपलब्ध है। उसके बाद में इसको सुबह की मौत दिखाकर जो पेपर बनाए गए, लेकिन पीएम रिपोर्ट और विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म इसमें जो डिफरेंस आया है, दोनों में बॉडी का डिफरेंस अलग अलग है। एक ही डॉक्टर ने बनाया है, इसमें से दिख पड़ता है कि पेपर बदलाए गए। उस वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधि व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और देवेंद्र फडणवीस जी ने ही इस मामले में स्पेशल काउंसिल लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें जज लोया नागपुर को सरकारी काम से आए थे ये चीजें, ये फाइल छुपाई गई। इसके लिए जो आपके पास में पेपर है वो, उसके बाद में रवि भवन के रिसेप्शनिस्ट का बयान भी सुप्रीम कोर्ट से छुपाया गया था कि वहां पे कोई आया नहीं, यानी जज रवि भवन में आए नहीं थे, ये भी चीजें छुपाई गई। तो इसमें तो सारा का सारा मामला ही पलट गया। ये फ्रॉड ऑन कोर्ट हुआ, और ये फ्रॉड ऑन कोर्ट किसने किया? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जिस वक्त में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने ये फ्रॉड ऑन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ में किया। ये बात कागज पत्र में से उजागर है, मैं किसी के खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चलो, उस समय बीजेपी की सरकार थी केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, यानी आपकी तो नहीं बोलेंगे हम, आघाड़ी की सरकार है। तो आघाड़ी की सरकार तो खुलासा कर सकती है, जिसमें पूरा है कि 12 बजे उनकी डेथ हुई, कहाँ हुई कहाँ नहीं, खुलासा तो खुद सरकार करवा सकती है। और जिसका आधा काम अनिल देशमुख ने भी करके रखे थे, उसके वजह से आज उनके ऊपर में आज वो, आपका कहने के हिसाब से आज वो जेल की हवा खा रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए का उनके ऊपर घोटाला लगा है। पर आपका बोलना है अनिल देशमुख ने भी इस लोहिया का प्रकरण ओपन किए थे और उसको जल्दी ही लोगों के सामने लाने वाले थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जेल जा सकते हैं और उनके साथ में रहने वाली टीम भी, लेकिन गुप्तचर जो लोग हैं वो सब अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो तो अंदर गए नहीं, उल्टा अनिल देशमुख अंदर चले गए। और अभी आप बोल रहे हैं कि लोहिया के जो प्रकरण है, कि लोहिया के प्रकरण में मैं चाहता हूँ कि जब सरकारी अपने बीजेपी की नहीं है तो इसको खुलासा तुरंत होना चाहिए। कब डेथ हुई, बॉडी की में जो स्टेशनरी डायरी में जो लिखा हुआ समय, वो सब चीजें आप सामने क्यों नहीं लाते? और महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं इसको खुलासा कर रही है इन सब बातों का? इन सब मामलों में मैं अनिल देशमुख साहब जी से बार मिला था, और स्टेट के पास में इसके 50% पुरावे उस वक्त में जमा हो गए थे, 50% काम हो गया था, और ये काम अनिल देशमुख जी के बाद में भी आगे बढ़ा, जो अभी 80% से ज़्यादा काम हुआ है। आपको जल्दी ही मुझे लगता है कि सरकार इसका नतीजा आपको दिखाएगी। इस मामले में सही जो लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस और उसका गुप्तचर संगठन जो है, अभी सारे सबूत जो है, कानूनन सबूत, ये सारे इकट्ठा हो गए, और हमारे ऊपर में जो कुछ भी हुआ उसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है, जो बची कुछ चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में अभी हमने राज्य शासन को आज ही एक खत लिखा है, एक शिकायत दर्ज की है कि इस मामले में एसआईटी की स्थापना की जाए, जो नागपुर पुलिस के अख्तियार में ना हो, ये स्टेट ना किसी बम्बई या ना पुणे पुलिस के अख्तियार में हो, ये स्टेट लेवल की एसआईटी हो, जिसमें ये सारे खुलासे जो है ये स्टेट कर पाए। और मुझे पता है कि स्टेट ने इसमें 80% काम कर लिया है। जल्दी ही आपको देवेंद्र फडणवीस की करतूतें ये और इसके अलावा बहुत सारी करतूतें, जैसे नेशनल कैंसर हॉस्पिटल और बाकी की करतूतें, और उसने किस किस तरीके से किस किस अफसर को उन्होंने दबाव में डाल के उनसे गलत काम करवाया है, या उनको गुमराह करके उनसे गलत काम कराया है, कल सारी चीजें सामने आने वाली है। 20% काम बाकी है जी, ये समझ जाएंगे। ये जो देवेंद्र फडणवीस का मुद्दा है, कल खासदार संजय राउत ने जो पत्रकार परिषद है उसमें ये भी मुद्दा है उनका, कल के उन्होंने पत्रकार परिषद में उनका ये संजय राउत साहब जो है, ये बहुत बड़े नेता है, उनकी बातों में कितना छुपी हुई बातें रहती है, ये और दूसरी बात ऐसी है कि जो बहुत सारी बातें जो है ये समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये बातें जब तक होती नहीं है, जब तक आपके सामने आती नहीं है, तब तक उसको गुप्त रखना जरूरी है, ताकि सबूत ना मिटे। तो सरकार की जो बातें हैं, और सरकार के पास में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, उसमें ये बात का भी 200% इंक्लूजन है, और मुझे आशा है कि सरकार से इसमें उचित न्याय जल्द ही मिलेगा। हमारे साथ में थे सतीश शुक्ल एडवोकेट, जिनने जो नागपुर में है सबसे बड़ी हिस्ट्री बन गई थी, एक मर्डर का भी नाम दिया जा रहा था, उसको मर्ज भी दाखिल किया था, अटैक आया करके, लोहिया का मुद्दा था, उनको लेकर पत्रकार परिषद भी ली है, और आज हमारे स्टूडियो में बैठकर उसकी पूरी जानकारी दी, किस तरीके से इसका फायदा किसको होने वाला था, बीजेपी की कौन से नेता को फायदा होना था, ये पूरा खुलासा किए। नमस्कार।